नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव कुमार और आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत के एक सुपुत्र के बारे में जिनका नाम है पी.वी. नरसिंह राव जी। अब आपको ये पता होगा शायद कि वो हमारे 9th प्राइम मिनिस्टर थे जिनका कार्यकाल 1991 से 1996 तक था और उन्होंने देश को एक नई दिशा दी। देश को आर्थिक तरीके से और उन्नत बनाने के लिए सबसे बड़ा डिसीजन लिया, शायद वो इंडिया की हिस्ट्री का, इकोनॉमिक इंडिया के हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिसीजन होगा। वो कौन सा है हम पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले हम नरसिंह राव जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था आज के तेलंगाना में, मतलब 1921 में। 28 जून 1921 में उनका जन्म हुआ था आंध्रा में। 1971 में वो पहली बार, मतलब 1953 में ही आंध्रा ये राज्य मद्रास प्रांत से अलग हुआ था और उसी वक्त आंध्र प्रदेश नाम राज्य की निर्मित हुई थी, स्थापना हो गई थी। अब 1971 में पी.वी. नरसिंह राव आंध्र प्रदेश के सीएम बन जाते हैं और उन्होंने वहां पर भी 2 ही साल रहे, क्योंकि अब आपको ये पता है यार कि जब कोई आदमी किसी बड़े मुकाम पर पहुंच जाता है तो उसे खेकड़े जैसा खींचने के लिए सब लग जाते हैं। अब ये हमारी पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम का एक सबसे बुरा पार्ट है ना, वैसा ही है कि अगर कोई ऊपर जाता है तो उसे नीचे लाने के लिए हम पूरी कोशिश करते हैं। ऐसी ही कोशिश की गई पी.वी. नरसिंह राव जी को नीचे लाने के लिए। अब 1971 में जब वो सीएम बने तो उन्होंने 2 साल में सबसे अच्छा काम किया, लैंड रिफॉर्म किए आंध्रा में। अब लैंड रिफॉर्म सबसे पहले भारत में करने की कोशिश की भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी ने, लेकिन पूरे भारत भर में लैंड रिफॉर्म्स अच्छी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो पाए। आपको पता है, खेकड़े जैसे आदमियों की नियत। अब 1971 में वो पी.वी. नरसिंह राव जी ने आंध्र प्रदेश में किया, अच्छी तरह से काम किया, क्योंकि उनकी विल पावर थी वो करने की। उनको लगता था कि मैं लोगों को अच्छा सर्व करने की मेरी नियत है, मुझे कुछ अच्छा करना है लोगों के लिए, और उन्होंने करके दिखाया। अब लैंड रिफॉर्म्स करने का परिणाम क्या हुआ, तो जो एक ही जमींदार के पास या कुछ जमींदारों के पास जो जमीन मतलब पड़ी हुई थी, उपजाऊ जमीन नहीं थी, क्योंकि वो उस पर क्या करेंगे ना, मतलब अगर एक जमींदार के पास हजारों एकड़ जमीन होंगी तो वो कितनी जमीन पर अपना काम करेंगे, मतलब इसलिए उन्होंने क्या किया, तो वो जमीन के छोटे छोटे टुकड़े और उन किसानों ने उन खेती से निकलने वाली उपज से अपने विलेज की इकोनॉमी, अपने स्टेट की इकोनॉमी और ओवरऑल अपनी नेशनल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए प्रयास किया। उसके बाद वो 1980 से 1984 इंदिरा गांधी का जो वक्त था, उस वक्त में वो भारत के एक्सटर्नल मिनिस्टर रहे, मतलब विदेश मंत्री रहे। उसके बाद 1984 में इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हो जाता है। 1988 से 1989 ये 2 साल भी वो भारत के एक्सटर्नल मिनिस्टर रहते हैं राजीव गांधी जी के वक्त। और इन दोनों समय में उन्होंने भारत के रशिया के साथ संबंध अच्छे करने के लिए पूरी कोशिश की और अच्छे किए ही, मतलब। उसके बाद आपको पता है कि 1991 में राजीव गांधी जी का भी असैसिनेशन हो जाता है। 1991 तक पी.वी. नरसिंह राव जी खुद से ही पॉलिटिक्स से संन्यास लेने के बारे में सोच रहे थे और लगभग उन्होंने ले भी लिया था, लेकिन 1991 में राजीव गांधी जी की मृत्यु और उनके बाद
कांग्रेस में कोई डिसिसिव लीडर नहीं होने की वजह से पीवी नरसिम्हा राव जी को फिर से आना पड़ा नेशनल पॉलिटिक्स में, और वो भारत के 9th प्राइम मिनिस्टर बने। अब उस आपको पता है कि वो लगभग मई मार्च अप्रैल में वो प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन जून आने तक इंडियन इकोनॉमी या इंडिया की बैलेंस ऑफ पेमेंट की सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी थी, और हमारे पास सिर्फ अगले 2 हफ्ते के लिए ही डॉलर्स बचे हुए थे, जिन डॉलर्स से हम विदेश से कुछ इंपोर्ट कर सके। और आपको पता है कि हमारा लगने वाला जो पेट्रोल डीजल है वो 80% हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। सो सिचुएशन तो क्रिटिकल आ गई। अब देखिए, जैसे अगर हमारे घर में कुछ खाने के लिए नहीं होता तो हमारे घर के पिताजी या माताजी, वो जो घर के लीडर है, वो कुछ ना कुछ करते हैं मतलब, और हमारे घर को अच्छी तरह से उस सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए कुछ ना कुछ डिसीजन लेते हैं, काम करते हैं। ऐसा ही कुछ डिसीजन लिया पीवी नरसिम्हा जी और उनके फाइनेंस मिनिस्टर, मतलब उनके सरकार के मनमोहन सिंह जी, और उन्होंने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन मतलब एलपीजी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए। इसीलिए पीवी नरसिम्हा राव जी को फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। अब इसका इम्प्लीकेशंस या इसके बेनिफिट या इसके डिसएडवांटेज क्या थे इस डिसीजन की, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वो एक टॉपिक है बहुत बड़ा, बहुत ब्रॉड टॉपिक है। अब उनकी नेक्स्ट हम अचीवमेंट देखेंगे। तो उन्होंने रशिया के साथ हमारे संबंध तो अच्छे बढ़ाने के लिए, अच्छे और मजबूत हो, इसीलिए काम तो किया ही था, लेकिन बात ऐसी आ गई कि 1991 में रशिया के टुकड़े पड़ गए, मतलब रशिया का, सोवियत रशिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ। और जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तो भारत ने एक अच्छा मित्र, मतलब पूरी तरह से तो नहीं खो दिया, लेकिन जो सुपर पावर थी रशिया वो चली गई। अब भारत को और दूसरे मित्र बनाने की जरूरत आ पड़ी। इसीलिए 1991 में लुक ईस्ट पॉलिसी ला। पॉलिसी में क्या हुआ, तो जो भारत के ईस्टर्न कंट्रीज है, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड, मलेशिया, फिलीपींस, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, ये सब जो देश है, इन देशों के साथ हमारे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, एनवायरमेंटल, एडमिनिस्ट्रेशनल और सारे तरीकों के संबंधों के लिए या ह्यूमन टू ह्यूमन कनेक्शंस के लिए लुक ईस्ट पॉलिसी ने बहुत अच्छा काम किया था। और इसका ही अगला पार्ट जो था वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी था, जो मोदी जी ने 2014 में लेके आए। वो भी हम डिटेल तरीके से अगले वीडियो में देखेंगे या अगले वीडियो में देखेंगे। अब ये तो दो हुई अच्छी काम। तीसरा सबसे बड़ा निर्णय क्या था, तो मैंने पहले ही बताया कि उन्होंने लैंड रिफॉर्म्स किए थे, वो सबसे अच्छा काम था। चौथा क्या, उन्होंने, जैसे फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नरसिम्हा राव जी को कहा जाता है, वैसे ही फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम भी उनको कहा जाता है, क्योंकि अटल बिहारी जी का ये स्टेटमेंट है कि अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं कि पोखरण में जो 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट हुआ, हालांकि डिसीजन मैंने लिया था, लेकिन उसकी पूरी प्रोसेस किसने तैयार की थी, तो वो पूरी प्रोसेस नरसिम्हा राव जी के काल में, मतलब वो 5 साल के काल में ही पूरी हुई थी, 1991 टू 1996। मतलब ये आप समझिए कि पूरा खाना तैयार कर दिया था 5 साल में, सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी जी को वो खाना परोसना था दूसरों को, वैसी बात हो गई। और ऐसा ही स्टेटमेंट एपीजे अब्दुल कलाम, जो हमारे सबसे बड़े साइंटिस्ट रहे हैं और हमारे राष्ट्रपति भी, माजी राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, उन्होंने भी ऐसा कहा था कि पीवी नरसिम्हा जी सच्चे पैट्रियोटिक है, जो इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर कहे जाने वाले, या फादर कहे हम उनको। अब देखिए कि ये जो 4-5 बातें हमने की, उस बातों से आपको या मुझे समझ में आता है कि हमारे इंडिया को सुपर पावर बनाने के लिए जो अलग अलग सरकारों ने कोशिश की थी, उन सरकारों में से पीवी नरसिम्हा राव जी का कोशिश भी बहुत मायने रखती है। लेकिन आज हमारी पॉलिटिकल सिस्टम, जो मैंने बताया था ना आपको खेकड़े वाली, ऐसी है कि आज नरसिम्हा राव जी को कोई भी याद नहीं करता।
28 जून को उनकी 99th बर्थ एनिवर्सरी थी। आपने कितने व्हाट्सएप स्टेटस उनकी देखी, फेसबुक पर उनका फोटो देखा? कितनी सरकारों ने या कितने पॉलिटिकल लोगों ने, बड़े बड़े पॉलिटिकल लोगों ने बाहर आकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की? बहुत कम हो गई या कुछ होगी भी नहीं। सिर्फ वो तेलंगाना की जो सीएम है चंद्रशेखर राव, वही चंद्र जी की लीगेसी को आगे बढ़ाने के लिए और उनको नरसिंह राव जी को भारत रत्न मिले इसलिए कोशिश कर रहे हैं। बाकी तो कुछ लगता ही नहीं यार। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पॉलिटिकल सिस्टम जिस तरह से है, हमने इतिहास के बहुत अच्छे लीडर्स, बहुत अच्छे लोगों को हमने हमारे यादों से निकाल ही दिया है। हम अब इससे आगे जिन जिन साइडलाइन किए हुए लीडर्स की बर्थ एनिवर्सरी आएगी या डेथ एनिवर्सरी आएगी, हम उनको अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे और उनकी काम की सराहना करेंगे। क्योंकि भारत के 70 साल में आज जो भारत पहुंचा है, जो भारत ने विकास की एक स्टेप को आगे बढ़ा है, हर आदमी का, हर लीडर का और उनके नीचे काम करने वाले सब लोगों का छोटा सा भी योगदान होगा जो भारत के लिए महत्वपूर्ण है। हम उसको डिस्कस करेंगे, उनको शत नमन करेंगे। इसीलिए आज जब हमने नरसिंह राव जी का मैंने टॉपिक लेने के लिए सोचा, तो मुझे बुरा लगा कि ना नरसिंह राव जी को मीडिया ने कवर किया, ना पॉलिटिकल सिस्टम ने कवर किया, ना आपने और मैंने कवर किया। मैं दुख जताता हूँ और अगली बार ऐसे ही कुछ लीडर्स की कहानी लेके आऊंगा जो हमें मालूम होनी चाहिए। थैंक यू दोस्तों।